हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। आज हम करेंगे सैंपल पेपर 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एज यूजुअल, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड इन ब्रैकेट्स। ठीक है, ध्यान से सुना सबने। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर की कंग्रुएंट? सिमिलर। यस, एक नंबर हमारे हो गए। सबने देखना कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों की। ठीक है, फिर बताना मुझे लास्ट में। Okay. Second question is the probability of an event that is certain to happen is yes. Right answer is 1. अब ईमानदारी से करना है। क्या आपके कितने मार्क्स आए? ठीक है, लिखो वहां पे, बताओ मुझे ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है जी। अच्छा, तो वैसे आंसर आप सबको पता लग गया 1। अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो इसने बोला था किसी कोई भी ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द सम ऑफ जीरोज इज। ये बोलता है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आपने फाइंड करना है सम ऑफ जीरोज। क्या होगा? ऑप्शंस आर डी अपॉन ए, बी अपॉन ए, माइनस सी अपॉन ए एंड माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए। ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा और बीटा दो नंबर ऑफ जीरोज है। मतलब ध्यान से देखो, ये कैसी इक्वेशन है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास? 2। तो मान के चलते हैं दो वैल्यूज कौन है? अल्फा और बीटा। तो हमें क्वेश्चन था कि अगर मैं अल्फा और बीटा को, मतलब दो जीरोज को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास? b अपॉन ए। ठीक है, अभी मैंने अपनी तरफ से बोल दिया था, माइनस हटा दिया था मैंने, है ना, b अपॉन ए बोला था, बट वो ऑप्शन में नहीं था, मैंने अपनी तरफ से बोला। ठीक है ना, इस चीज का ख्याल रखना है कि आंसर शुड बी माइनस बी अपॉन ए, नॉट बी अपॉन ए। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास यहां से, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज सी अपॉन ए। समझ में आया ना? सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है हमारे पास ये। और ए क्या है इसमें? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या आपके पास? कांस्टेंट टर्म। समझ में आया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारे पास। नंबर ऑफ, उसने क्या किया होता है? जीरोस दिए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने को बोलता है। या कई बार हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने को बोलता है और वेरीफाई करने को बोलता है क्वेश्चन। ठीक है ना? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एन ए पी माइनस 5 माइनस 1। चलो मैं यहां लिख लेता हूं। तो ये बोलता है बच्चों हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास। ये बोलता है कि हमारे पास एक एपी में एक नंबर सीरीज दी है, -5, -1, 3 एंड 7 हैज अ कॉमन डिफरेंस डी। ये आप लोगों को पूछ रहा है कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ऑप्शंस आर -5, -1 एंड 4। क्या होगा बोला? 4 होगा। सबका 4 आया? चलो कोई नहीं। अच्छा, आपका क्या आया? एक का 4 आया और दूसरे ने क्या बोला? -1। ठीक है जी, ओके। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं बोला कैसे आया। अब देखो, जो हम d निकालते हैं, d का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? a2 माइनस a1। यही होता है ना। a2 कौन सा है? जो बाद में आया, वो a2, जो पहले आया वो a1। तो देखो बोला -1 माइनस, हमेशा जब कभी भी कोई भी टर्म नेगेटिव हो ना, हमेशा ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आंसर? माइनस माइनस प्लस। 5 में 1 माइनस करोगे कितना आएगा? कैसा? 4, पॉजिटिव 4। तो आंसर शुड बी +4 नॉट -1। ठीक है, एक चीज का ख्याल रखना कि इस सीरीज में इसने बोला था कि ये नंबर सीरीज क्या है? एपी में है। ठीक है ना, तब मुझे दूसरी बार और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना,
अगर ये बोला होता यही क्वेश्चन आता कि भाई क्या ये एपी में है कि नहीं है, ठीक है ना, तो मुझे सबका डी कैलकुलेट करके चेक करना पड़ता कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर बड़ा चतुर होता है, यहाँ तक ठीक होता है, यहाँ पे नंबर कुछ उठपटांग दे देगा लास्ट वाला। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले का यहाँ से डी निकाले, यहाँ से निकाल, लास्ट में निकालते नहीं, बोलते यार 2 में तो ठीक आ गया, तीसरे में भी होगा, तो गलत हो जाता है। इस चीज़ का ख्याल रखना आप, ठीक है। ओके देन वी विल मूव टू 6th क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है, बोलो जल्दी, ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं हमें, चलो ऑप्शन दे देता हूं मैं आप लोगों को। वैसे तो मैंने कल भी बोला था आप लोगों को फॉर्मूलेज आपके माइंड में होने चाहिए, बस जैसे ही ये तो फ्री के नंबर है हमारे पास। क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ द कोन, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी, सबका आंसर यही है। अच्छा जी, ठीक है जी, ये है जी हमारे पास। चलो आप लोग बोलते हैं ये हमारे पास कोन का, सिलेंडर का क्या होता है बोला, फिर ये होता है ना सिलेंडर का, है ना, हाँ जी सिलेंडर का ये होता होगा फिर तो। मेरे को लगता है कोन छोटा होता है, सिलेंडर बड़ा होता है ना, कि ऐसा तो नहीं। अब इसको देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना, कोन बड़ा होता है, सिलेंडर छोटा होता है, 1/3 होता है उसका वॉल्यूम। फिर तो आप लोग बता रहे हो ना, आप लोग बोल रहे हो। अब मैं ये अरे अब ध्यान से देखना, अब इसको मैं अगर ऐसा जैसा कर दूं ना, ध्यान से देखना 1 मिनट, ये देखो ऐसा कर दूं तो छोटा कौन दिख रही है कि ये दिस वन, ये छोटा है ना, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज अ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और 1/3 पाई आर स्क्वायर है छोड़ा था बच्चों कोन का। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन और वो गलत। अभी तो जो मुश्किल क्वेश्चन थे सारे ठीक किए, सबसे आसान क्वेश्चन आप कर रहे हो गलत, है ना, तो याद रखना है। चलो चलो सुनो, पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम था, आपके सिलेंडर का, और 1/3 इज वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। ये होती है मिस्टेक हमारे पास छोटी छोटी, ठीक है, इसलिए ख्याल रखना है इस चीज का। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन है सिंपल वन, द वैल्यू ऑफ साइन 45 इज, ऑप्शन दो कि बोल दोगे, साइन 45 1/√2, 1/2 एंड 1/√2। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको रट के रखना है, जो आना ही है पेपर में, ठीक है। ओके जी, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। साइन 45 का आंसर कितना है बच्चों हमारे पास, 1/√2, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन सेम वही पैटर्न है हमारे पास, ध्यान से सुनना। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो मैं लिख लेता, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, बातें नहीं, कौन सा नहीं करवाया, अच्छा सॉरी, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया मेरे से। क्वेश्चन नंबर 4 इज ax² + bx + c = 0 हैज रियल रूट। कल ही हमने किया था कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल कब होते हैं, जब हमारे पास अब v² - 4ac इज लेस देन 0, इज ग्रेटर देन 0, अच्छा सेकंड ऑप्शन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0, बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट इफ, अच्छा एक ऑप्शन ये भी है, ऑप्शन मैंने ध्यान से नहीं देखा, इंटरेस्टिंग वन यार, ये तो मेरे से छूट गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट, बी एंड सी, विच वन इज द राइट आंसर। रियल रूट कब होते हैं, ऐसे भी आता है ना बीच में, बड़ा ही सिंपल सा है, अगर दिमाग लगाएंगे तो। क्या लगता है आप लोगों को, ओनली अ क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज रियल रूट इफ। उसने ये नहीं बोला कि 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है,
ना इसने बोला डिस्टिंक्ट रूट, इसने जस्ट सिंपली कहा कि रियल रूट होने चाहिए। तो सबसे पहले दिमाग लगाओ कि चलो सबसे पहले ये बताओ, आप लोगों ने तुक्का मारना होता तो किस पे मारते? सी पे, बी पे, चलो ए पे तो नहीं मारता ना कोई। चलो इतना मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कुछ तो समझ में आया है ना। अगर इसने बोला डी की, इसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिनोट डी से भी करता है ना, डी की फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये जो है भाई नेगेटिव है, तो हम बोलते हैं कि जब कभी भी डी की वैल्यू नेगेटिव आए नो रियल रूट एग्जिस्ट। यस, इसका मतलब अब आपने तुक्का किसी ने बी में मारा किसी ने सी में मारा, इसका मतलब आंसर के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50। अब ध्यान से देखना, ध्यान से। अब मैंने बोला था कि d की वैल्यू अगर क्या आ जाए 0 आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। हम बोलते हैं कि दोनों के दोनों रूट कैसे होंगे? इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। तो इस हिसाब से तो ये ठीक लग रहा है। अब नीचे वाले को भी देखते हैं, कई बार होते हैं ना 2 ऑप्शन दिया, फिर हम देखते हैं कि कौन सा ज्यादा नजदीक है उसके। ठीक है, सेकंड सेज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, और ये डंडा लगा, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अगर मैं इसको खोल के लिखना चाहूँ ना, ये बोल क्या रहा है? ये बोलता है कि वी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से बड़ा भी है और 4ac जो है 0 के बराबर भी है, इक्वल टू। सो राइट ऑप्शन शुड बी विच वन? C1। समझ में आई बात? थोड़ा सा ये अलग कर दिया उसने, ठीक है ना? क्लियर है? या देखो, जब कभी भी नीचे से उसने ये साइन लगाए, इट मींस इसको क्या बोलते हैं? इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। आई बात समझ में? कंफ्यूजन आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? तो इस चीज का ख्याल रखना है, पेपर में नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। ओके, आगे चलते हैं जरा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन था हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी हमें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? d। आपने d की वैल्यू को फाइंड करना है। d का फॉर्मूला क्या था? 4ac। तो आप कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए। ऑप्शंस आर 31 माइनस 31 एंड 36। करो, देखते हैं क्या आता है आंसर। आप लोग भी कीजिए कॉपी में, फिर आंसर मुझे बताइए, मैं फिर क्रॉस चेक करता हूँ। ऑप्शंस आर 31 माइनस 31 एंड 36। बातें मत करो बात। हाँ जी, एक पॉजिटिव है यार, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक 36 है। -31। चलो जी ठीक है, दो आंसर्स आ गए। किसी का 31 तो नहीं आया? 31 आया आपका? चलो, तीनों आंसर है -31। ठीक है, आपका क्या है जी? -31। कर सॉल्व करो ना, बिना सॉल्व करके थोड़ी आएगा। तो क्या है देखो, 3 3 9 माइनस 5 2 10 10 4 40 में 9 माइनस करोगे कितना आएगा? 31। कैसा 31 माइनस? तो राइट ऑप्शन इज बी। यहाँ जो ये वाला ऑप्शन है, मैंने आगे पीछे लिख दिया ऑप्शन, ठीक है? तो सो राइट आंसर इज -31। ठीक है जी, अगला देखिए, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनो, इफ इन अ ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ अ साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 sides, then angle opposite to the first side is। interesting one। रुको मैं बताता हूं। यह बोलता है इफ इन अ ट्राइंगल, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2 sides। इसने बोला कि मान के चलता हूं मैं, ये ट्राइंगल बना दी मैंने, ठीक है, A B C।
मान के चलो मैं हाइपोथेटिकल, इसने बोला नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं अपनी मर्जी से माना। इसने बोला इफ इन अ ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ अ साइड, मान के चलते इसने बोला स्क्वायर ऑफ अ साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ अदर टू साइड्स, ये बोलना चाहता है ये, ठीक है। इसने बोला किसी एक ट्राइंगल में, ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर जो है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, ये इसने हमें दिया। तब क्या बोलता है, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, तो ये बोलता है कि इसके अपोजिट जो ये एंगल होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल होगा 90 डिग्री का। समझ में आई बात। उसने पाइथागोरस थ्योरम को ही बोला, अब की बार इसने पाइथागोरस का नाम नहीं लिया, उसने थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया। उसने क्या बोला कि एक ट्राइंगल की, ध्यान से सुनो, एक ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर जो है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो इसका मतलब एक पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम ही बोलती है ना, ऐसे हम लोगों को बोलती है कि कोई और थ्योरम है, पाइथागोरस बोलती है। और पाइथागोरस किस पे लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल। और पहली साइड मैंने किसको माना था, AC को। तो इसके ठीक सामने कौन सी साइड, कौन सा एंगल दिख रहा है मेरे को, एंगल B। और B कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। सो राइट आंसर इज राइट एंगल। क्लियर है बात। ओके देन आगे चलते हैं। यह बोलता है कि इफ द एंगल्स बिटवीन टू रेडियाइज ऑफ अ सर्कल इज 100 डिग्री, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई विल बी। ये बोलता है हम लोगों को, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है जी। अब ये बोलता है कि भाई द एंगल्स बिटवीन टू रेडियाइज ऑफ अ एंगल ऑफ, मान के चलते एक ये रेडियस है मेरे पास, रेडियस है ना, कुछ और तो नहीं है। रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर और सर्कल के अदर एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है। इसने बोला इन दोनों क्या बोलते हैं, रेडियस के बीच का एंगल कितना है हमारे पास, 100 डिग्री, 100 डिग्री है। बोला द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ टू रेडियाइज। अब ये मतलब क्या हुआ इसका, कुछ ऐसा ही कुछ ये बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है ना। इसने क्या बोला, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई विल बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई। तो ये बोलता है कि ये वाला एंगल फाइंड करो, कितना होगा वाला। ऑप्शंस आर 45, 60 एंड 80। तो अगर ध्यान से, अगर आप लोगों ने, वैसे तो ये थोड़ा ऊपर चिपक गया ना, इसको टच होना चाहिए था नीचे, ठीक है ना, मैंने हाथ से बनाया, इसका ख्याल रखना। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है हमारे पास, 90। ये कितने डिग्री का है, 90। तो एक तरह की ये क्या बन गई है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल बन गई है। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री। तो करो 100 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस इसको मान के चलते हैं x, ये किसके बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर। ऐड किया तो कितना आ गया जी, 280 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आंसर शुड बी 80 डिग्री। तो राइट ऑप्शन इज अवर सी। समझ में आया कि नहीं आया। दोबारा देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ठीक है। इसने क्या बोला, इसने बोला कि सर्कल के सर्कल पे जो मैंने 2 रेडियस ड्रॉ किए थे उनके बीच का एंगल कितना बच्चों हमारे पास, 100 डिग्री, ठीक है। और उसने बोला जो हमारे रेडियस का एंड था ना, वहां से मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ किए थे नीचे की तरफ, ठीक है, वो उन दोनों के बीच का एंगल आप, इसने बोला कि आप फाइंड करो। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई सर्कल के सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री होती है। सर्कल्स में पढ़ा हमने, सर्कल वाले चैप्टर में, ठीक है ना। 10.1 का क्वेश्चन, 10.1 नहीं 10.2 में ये क्वेश्चन, ये MCQs है, 3 MCQs बोला नहीं था मैंने आते, वही उसी का क्वेश्चन है ये, 10.2 का आई थिंक।
क्लियर है बात, समझ में आया सबको? देन आगे चलते हैं। अब ये पूछ रहा है आप लोगों को, अगेन देखो फॉर्मूला ही पूछा इसने, द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंटर एंगल थीटा एंड रेडियस आर विल बी, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है जी? ऑफ सुनना, थीटा अपॉन, नहीं ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत, अभी सुनो पहले ऑप्शन, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर एंड थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। सो राइट ऑप्शन इज ए। कल ही पढ़ा था हमने, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। समझ में आया सबको? क्लियर है ना? ओके, देन आगे चलते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आया, समझ में आ रहा है ना? कल से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल क्या हल्का सा इंक्रीज हो, सारों में नहीं हुआ, कुछ एक क्वेश्चंस अलग थे, ठीक है ना? ओके, देन अब ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आया हमारे पास। A bag contains 5 red balls, 3 green balls and 2 white balls. We are discussing question number 12. ये बोलता है बच्चों हमारे पास जो रेड कलर्स की बॉल है वो कितनी हमारे पास? 5, ग्रीन कलर की बॉल्स है वो कितनी आपकी? 3, और जो व्हाइट कलर की बॉल्स है बच्चों वो कितनी हमारे पास? 2। ठीक है, इतना समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों को, इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड? ये आपको पूछ रहा है कि मेरे पास एक क्या था, बैग ही था कि क्या था? एक बैग था मेरे पास, हाँ जी देता हूं, आप निकालो ना आंसर, फिर मैं देखें 1.2। ठीक है, देखते हैं। ठीक है जी, तो इसने बोला कि हमारे पास बैग में कितने बॉल थे? इतने बॉल थे। तो मैंने बोला कि भाई अगर इस बैग से मैं रैंडमली बिना देखे एक बॉल उठाता हूं, वो बॉल क्या होनी चाहिए? लाल ही होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मैंने बोला है कि किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब फेवरेबल का मतलब क्या हुआ? मैंने लाल बॉल निकालनी, तो देखो कितनी लाल बॉल है इसमें? 5। तो 5 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है? 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो आंसर कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 1/2। सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, हाँ जी। 3/10 होगा, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ग्रीन बॉल का क्या होगा? अच्छा जी, ठीक है। देखो ग्रीन बॉल कितनी है यहाँ पे? 3 है ना? 3 है, तो क्या आ जाएगा? 3 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास? 10। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3/10। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, ध्यान से सुनना, इसी से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल शुड बी ऑफ ब्लू कलर। 0.10 या 0। अगर कोई चीज यहां पर है ही नहीं, ठीक है ना? अगर कोई चीज यहां पर है ही नहीं, अगर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी पूछूं तो क्या होगा? 0। ऐसे भी पूछ सकता है वो, ठीक है? ओके, देन आगे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरल है। HCF ऑफ इंटीजर्स 8 and 9 इज 8 और 9 के बीच में कुछ कॉमन है क्या? 8 को तोड़ू, 2 2 जा 4, 4 2 जा 9, 3 3 जा। क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है? जिसके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, एक चीज कॉमन होती है, क्या है? भगवान एक। ठीक है जी, अगला चलते हैं, ध्यान से सुनना। ये बोलता है LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो है, अब देखना, अब आप लोगों को पूछता हूं मैं, फॉर्मूला आपको याद है, देखते हैं इंप्लीमेंट करना आता है कि नहीं आता। ये बोलता है कि LCM A, B मल्टीप्लाई HCF A, B इज A into B, A plus B
एंड सी इज ए डिवाइडेड बाई बी, राइट, फर्स्ट वन। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना कि भाई जब कभी भी हमारे पास कोई दो नंबर्स दिए हो, दो नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई उसका एचसीएफ हमेशा किसके बराबर होता है, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। और ये इसी फॉर्मूले का एक क्वेश्चन है हमारे पास जो हमेशा 2 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, हमारे पास एलसीएम की वैल्यू दी होती है, एचसीएफ फाइंड करने को बोलता है, शायद प्रोडक्ट भी दिया है कि ऐसा कुछ था, ठीक है ना। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11th टर्म ऑफ एपी। अब इसने हमें अगेन एक अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास एपी का। इसने बोला -3 -1/2 और 2, 3 टर्म्स इसने हमें दे दी है। ये बोलता है कि आपने क्या करना है, 11th टर्म को फाइंड करना है। तो ऑप्शंस आर 28, बताना मुझे, 28, 22 एंड -48 होल 1/2। तो लगाओ दिमाग, क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आपने A11 निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा करेंगे। हाँ बोलो बोलो। A प्लस n-1 आगे D, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है, Sn का है कि An का है, An का। nth टर्म जब हमने फाइंड करनी होती है, कल भी हमने डिस्कस किया था, अगर हमारे को 1 2 3 टर्म्स दी हो, कितनी भी टर्म निकालनी हो तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, nth टर्म का, ठीक है। अब हमने कौन सी टर्म निकालनी है, 3 इसने दी है वैल्यू। एक मतलब वही हुआ कि मैं बोलता हूं कि भाई मैंने 3 बच्चे लिए, जैसे रूमा ले ली, राजवीर ले लिया और उल्लास ले लिया, है ना। अब मैं बोलता हूं कि 11वें नंबर में मैं किसको लूंगा, तो अब सीक्वेंस होगा ना। मैंने क्या किया, जो भी हमारे पास बच्चे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है ना, जो सेकंड रो में है, उनको मैंने काउंट किया है। तो यहाँ पे साइड में भी क्या करूंगा, मिडल में भी सेकंड रो पकड़ूंगा, इधर भी क्या करूंगा, मैं सेकंड रो पकड़ूंगा। कुछ कॉम्बिनेशन बनाया ना मैंने, वही आपने देखना है। तो ए की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, पहला नंबर कितना है, -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है जी, 11, ठीक है जी। सो 11 -1 और d की वैल्यू कितनी है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास, -1 -3। समझ में आई बात, है ना। तो क्या आया बच्चों हमारे पास, -1/2 प्लस 3/1। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जब कभी भी अपॉन में 1 हो जाए और कोई दूसरा नंबर, हम सीधा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट -1 + 6/2। तो आंसर कितना आ गया, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 5/2। समझ में आया ना। ये देखो A2 की वैल्यू कितनी थी, -1/2, A2 माइनस A1 कितना था, -3, माइनस माइनस प्लस। अब हमने क्या किया, एलसीएम लिया 2 यहाँ पे, 1 1 = 1 प्लस 6, तो कितना 6 में 1 माइनस किया तो 5/2। तो आंसर इज 5/2। तो सॉल्व करके देखो तो कुछ ऐसी इंडिकेशन आ रही है मुझे, शायद सी होना चाहिए ऑप्शन, है ना, शायद पता नहीं अभी। तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 50/2 नहीं, कट गया है ना, 25 आ गया हमारे पास, है ना। 11 में 1 माइनस किया तो 10 मल्टीप्लाई बाई 50 इज 5 इज 50/2 25। 25 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है जी। ओके देन अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल वन, इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ A1/A2 is not equal to B1/B2 the solution of the equation will be, जब हमारे पास A1/A2 और B1/B2 क्या होता है, आपस में इक्वल नहीं होता है, तो वो किस चीज की कंडीशन होती है, ये ऑप्शंस आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोला आपने,
यूनिक सॉल्यूशन तो है ही नहीं इसमें, ऑप्शन ही नहीं। सुनो सुनो सुनो, पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नंबर 1। नंबर 2 इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज नो सॉल्यूशन। यूनिक वर्ड यूज नहीं किया इसने, तो आंसर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है ना, है इनफाइनाइट नहीं होगा। इनफाइनाइट कब होता आपका, जब हमारे पास क्या होता, जब हमारे पास कुछ ऐसा सीन होता, तीनों की तीनों ही टर्म्स क्या होते आपस में इक्वल होती। जब तीनों की तीनों टर्म्स हमारे पास क्या होगी आपस में इक्वल होगी, तब हमारे पास केस होगा वो क्या बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और लाइंस क्या होगी कंसाइड करेगी, कंसिडेंट होती है ना लाइंस, एक लाइन के ऊपर बिल्कुल दूसरी लाइन, तो हर पॉइंट पे वो काटेगी, जितने पॉइंट पे काटेगी उतने ज़्यादा उसके सॉल्यूशन होंगे। तो हमारे पास क्या था, कंडीशन थी ऐसी, तो ऐसी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये एक ही पॉइंट पे कट हो रही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पॉलिनोमियल px नंबर ऑफ द जीरोज। सिंपल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है हमें, अब ये पूछ रहा है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। दिखती बात है कैसी इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आंसर शुड बी 2। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। क्या होगा जी, मीन क्या होता है सबसे पहले, तो क्या होता है मीन का मतलब, अरे होता क्या चीज है वो, चल फॉर्मूला बता दो। मीन और एवरेज में क्या, मीन हुआ एवरेज हुआ, एक ही बात मान के, तो बस मीन क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो याद देखो इसमें कितने बोला है, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, पहले 5 इवन नंबर्स कौन, पहला इवन नंबर कौन सा है 2, उसके बाद 4 6 8 10 डिवाइडेड बाय 5 बोला था ना नंबर ऑफ टर्म्स, तो ऐड करो कितना हो गया, 8 में 2 जोड़ा 10, ये हो गया 20 30 30/5। तो राइट आंसर इज, अब एनालाइज करो कितने आए 18 में से तुम्हारे नंबर सबके, चलो ठीक है, बाकी फिर अब हम कल करेंगे।